उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो 91.2 एफएम हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर पूजा भट्ट, विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से। साथियों, आज है 7 अगस्त। आज का दिन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसी उपलक्ष्य में मैं आज आपके सामने भारतीय हथकरघे के संरक्षण के ऊपर कुछ बात करना चाहती हूँ। देखिए, पहले हम बात करेंगे कि हथकरघा होता क्या है। हथकरघा शब्द का अर्थ है हाथ से चलने वाला। इस प्रकार जो कपड़ा बनता है वो हाथ से बना हुआ होता है और इसीलिए इस प्रकार के कपड़े को हाथ द्वारा बुने हुए कपड़े हम कहते हैं। हथकरघा एक भारतीय हस्तशिल्प का उत्पाद है। हस्तशिल्प एक शिल्प कौशल है जो हाथ से पूरा किया जाता है। हस्तशिल्प पारंपरिक तरीकों से बनाए जाते हैं और एक इनका लंबा सा इतिहास है। और भारत में हथकरघा की जो बुनाई है वो 4000 साल पहले से शुरू हो गई थी। लेकिन भारत में यह तो हम जानते हैं कि यह एक पारंपरिक उद्योग था, लेकिन समय के साथ साथ कई कारकों ने इसके पतन में योगदान दिया, जैसे कि मशीन से बने हुए कपड़ों का बढ़ता हुआ उद्योग जिसका कोई भी सांस्कृतिक मूल्य नहीं है। इसके द्वारा हथकरघा और हस्तशिल्प की मांग में भारी गिरावट आई है, क्योंकि सभी लोग कम कीमत वाले मशीनों से बने उत्पादों को लेना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त हथकरघा करने वाले जो भी हमारे श्रमिक हैं उनको उचित दाम नहीं मिलता। तो इस वजह से भी जो हथकरघा उद्योग है वह घटता जा रहा है। तो इस प्रकार से कई ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से जो हथकरघा उद्योग है वह पतन की ओर बढ़ रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि हम हथकरघा को किस प्रकार संरक्षण कर सकते हैं और किस प्रकार हम इसके उत्पादों को खरीदने में लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। देखिए, पहले हम बात करते हैं कि हथकरघा और हस्तशिल्प व्यवसाय को बचाने के लिए हमें कदम क्यों उठाना चाहिए। देखिए, भारतीय हस्तशिल्प व्यवसाय की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले तो लोगों को इस विषय में जागरूक करना होगा कि लोग इस बारे में जानें, समझें इस चीज को कि क्या यह व्यवसाय है, क्या इसका सांस्कृतिक मूल्य है और किस तरह से यह हमारी भारतीय परंपरा से जुड़ा हुआ है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पर्याप्त जानकारी नहीं होती है, तो इस तरह से वो इस व्यवसाय का सफलतापूर्वक इसका संपादन नहीं कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त जो भारतीय हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग है वहां पे जो नीति का ढांचा है उसमें कमी की वजह से गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है। तो अभी सरकार को चाहिए कि इस क्षेत्र में व्यापक नीति विकसित हो। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से हमें हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग को बचाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता आन पड़ी है। अब हम बात करते हैं कि भारतीय हथकरघा और हस्तशिल्प को व्यवसाय को किस प्रकार से बचाया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास एक नैतिक नीति है। यदि नैतिक नीति होती है तो उससे जो आपका व्यापार होता है वो निष्पक्ष रूप से बढ़ता है। आपको अपनी जो आचार संहिता है वो क्लियर रखनी होगी। इससे क्या होगा कि आपके जो खरीदार हैं उनके साथ आपके जो अनुबंध हैं वो अच्छे अनुबंध आपको हासिल होंगे और जो आपके खरीदार हैं वो आपसे खरीदारी करने में सहज महसूस करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो आपके जो उत्पाद हैं वो नैतिक रूप से बने हुए उत्पाद हैं और जो आप मूल्य उन्हें बता रहे हैं वो भी उचित है। तो इस प्रकार से जो एक नैतिक नीति है उसका निर्माण करना अति आवश्यक है। फिर आती है बात कि आपको एक ब्रांड बनाना होगा। वो कहते हैं ना कि ब्रांड को सिर्फ उत्पाद से बढ़कर होना चाहिए, तो आपको एक ब्रांडिंग करनी होगी अपने उत्पादों की, क्योंकि आज के समय में ब्रांड को एक ऐसी कुंजी माना जा रहा है जो कारीगरों का भी समर्थन करती है और अपने जो निर्धारित लक्ष्य हैं उनको भी वो पूरा करने में उनकी काफी मदद मिलती है ब्रांडिंग के द्वारा हमें। तो जब आप एक बार अपनी कंपनी के लिए एक ब्रांड बना लेते हैं तो यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वो कहीं अनुवाद में खो न जाए। तो इसलिए आपको जो ब्रांडिंग कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से उस पर कार्य करना है। उदाहरण के लिए, अगर आपको ब्रांड बुनाई में है तो आपको इस विषय में जानकारी होनी चाहिए और आपका जो ब्रांड है वो कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ फाइबर रिलेटेड चीजें दिखती हो या हथकरघा रिलेटेड चीजें आपके जो ब्रांड का लोगो है उसमें दिखती हो। उससे क्या होगा कि जो आपका जो ब्रांड है लोग उसे पहचान पाएंगे कि वो किससे रिलेटेड है और आपका जो ब्रांड है वो मार्केट के जो अन्य ब्रांड्स हैं उनसे वो अलग दिख पाएगा। तो इसलिए एक ब्रांड बनाना बहुत जरूरी है। ब्रांड बनाने से जो स्थानीय कारीगर हैं उनको भी काफी समर्थन मिलता है।
अगला आता है कि आपको ऐसी प्रौद्योगिकी में निवेश करना होगा जो आपकी कार्यकुशलता है उसमें सुधार लाए, क्योंकि इस व्यवसाय को बचाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना होगा। जब आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी लागत बचेगी और समय भी बचेगा, और आपके जो उत्पाद बनेंगे वो अधिक से अधिक जो उपभोक्ता हैं उनको आकर्षित कर पाएंगे। एग्जाम्पल, आप जो अपने स्टॉक सिस्टम में एंट्री करने के लिए एक कंप्यूटराइज इन्वेंट्री सिस्टम को स्टेब्लिश कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो आपका टाइम है वो बचेगा और जो आपकी एंट्री होगी वो सही रूप से होगी, उसमें गलती की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। और क्या होगा कि आपकी जो गुणवत्ता है वो भी नियंत्रित होगी इससे। अगला आप कदम उठा सकते हैं कि आपको अपने उत्पादन लाइन में किसी भी समस्या को हल करने के लिए स्वचालित बुनाई मशीन पे निवेश करने पर विचार करना चाहिए। जो स्वचालित बुनाई मशीन होगी आपको अधिक श्रमिकों को काम पर रखने या अधिक उपकरण या मशीनों में निवेश किए बिना ही उत्पादन को बढ़ाने की अनुमति देगी। तो इस प्रकार आप अच्छी टेक्नोलॉजी में आप इन्वेस्ट करेंगे तो जो आपका व्यवसाय है वो अच्छा बढ़ेगा आगे। फिर हम बात करते हैं कि हथकरघा बचाने के लिए जो सरकारी नीतियां हैं वो क्या क्या हैं, क्योंकि सरकार इस विषय में गंभीरता से सोच रही है और वो विचार कर रही है कि किस प्रकार से इस उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इस क्षेत्र में सरकार ने अपनी खरीद नीति में बदलाव किए हैं और एक हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए आयोग का भी गठन किया है, जिसमें राष्ट्रीय हस्तशिल्प संग्रहालय स्थापित करने सहित कई अच्छे सुझाव दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त कपड़ा मंत्रालय ने भी एक परिपत्र जारी करा है जिसमें सभी विभागों और कार्यालयों को केवल पंजीकृत हस्तशिल्प उत्पादों को ही खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। इससे क्या होगा कि जो स्थानीय उत्पादक हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा और जो उद्योग है उसमें भी नौकरियां बढ़ेंगी। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार विभिन्न योजनाएं जैसे परिधान एवं वस्त्र विकास निगम, हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास योजना आदि कई योजनाएं चला रही हैं जिससे हस्तशिल्प को बढ़ावा दे रही हैं और लघु उत्पादकों को प्रोत्साहित कर रही हैं। इसके अतिरिक्त सब्सिडी प्रोवाइड कराई जा रही है और जो उत्पाद है उनके बारे में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जा रहा है, और जो भी लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको ऋण देने की सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं कि जिससे कोई भी अपना एक छोटा इसमें उद्योग शुरू कर सकता है। और इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हथकरघा और हस्तशिल्प पे एक नीति की घोषणा करी है। इस नीति का जो विशेष उद्देश्य है बाजार, वित्त पोषण, विपणन, कौशल विकास और उद्यमता प्रशिक्षण तक पहुंचकर हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देना है। इस योजना का उद्देश्य ऋण सुविधाओं, उद्यम पूंजी निवेश, निर्यात अवसरों के संबंध में वित्तीय सहायता के माध्यम से शिल्प उद्यमों की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार करना है। अब हम बात करते हैं कि हथकरघा और हस्तशिल्प व्यवसाय को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो यदि हम एज अ कंज्यूमर, एज अ उपभोक्ता हम इन चीजों के लिए जागरूक होंगे तो सबसे बड़ा कदम वही होगा इस व्यवसाय को बचाने के लिए। क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि ये एक सदियों से चली आ रही हुई संस्कृति है हमारी। पहले से इसमें कालीन, कंबल, तौलिए जैसे उत्पाद बनते थे, लेकिन अब जो हथकरघा है उसमें काफी डेवलपमेंट हो गया है। अब उसमें फैशन रिलेटेड चीजें, एसेसरीज काफी कुछ बनने लगा है। तो इन सब की जानकारी हमें लोगों तक पहुंचानी होगी। तो इसमें हम एज ए इंडिविजुअल काफी हद तक योगदान कर सकते हैं। देखिए उसके लिए हमें क्या करना होगा कि लोगों को नकद ऋण और इस फील्ड में जितनी भी सब्सिडी है उनसे लोगों को अवगत कराना होगा। होर्डिंग्स, रेडियो, टेलीविजन और समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना होगा। और एक ऐसा संगठन की स्थापना की जा सकती है जो प्रदर्शनियों, मेलों आदि का आयोजन करके इन उत्पादों को बढ़ावा देता है। क्योंकि हथकरघा और हस्तशिल्प को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि उन्हें जीवित रखने के लिए जो संघर्ष कर रहे गरीब लोग हैं उनकी आय का स्रोत हमें बढ़ावा देना होगा। क्योंकि इससे उन लोगों को न केवल आजीविका मिलेगी बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। जिससे क्या होगा कि जब उनके जीवन स्तर में सुधार होगा तो वो अपने इस उद्योग में ज्यादा से ज्यादा इनपुट देने की वो कोशिश करेंगे। हमें चाहिए कि हस्तशिल्प को विभिन्न बाजारों जैसे मेलों, दुकानों, यहाँ तक कि ई-कॉमर्स वेबसाइटों के माध्यम से बेचा जा सके। और क्या है कि इन सब को जब हम एक बड़े प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं तो वहाँ पे उनकी जो क्वालिटी कंट्रोल है उसको ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। हमें एक समुदाय में साथ आकर हथकरघा और हस्तशिल्प के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करनी होगी, जिससे क्या होगा इस परंपरा को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचा सकें और इस परंपरा को इस तरीके से बचाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि इस उद्योग को बचाने के लिए हथकरघा और हस्तशिल्प व्यवसाय स्वयं क्या कर सकते हैं, अर्थात जो लोग इस उद्योग में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं
उन लोगों को क्या कदम उठाने चाहिए कि वो इस उद्योग को आगे बचाए रख सकें। देखिए, भारत में हथकरघा और हस्तशिल्प एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यवसाय क्षेत्रों में से एक है, क्योंकि इस उद्योग में लोगों को रोजगार देने की असीम क्षमता है, जिसके द्वारा उनका जो जीवन है उसे हम बेहतर बना सकते हैं। और अगर हम इस फील्ड में अच्छे से काम करें तो इन्हीं प्रोडक्ट को हम विदेशों में भी निर्यात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो उसमें क्या होगा, यदि हम अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी कला संस्कृति से रिलेटेड चीजों के ऊपर ध्यान देके हम हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग में बढ़ावा देते हैं, तो क्या होगा कि हम अपने बनाए हुए माल को देश में तो बेच ही सकते हैं, इसके अलावा विदेशों में भी निर्यात करने की असीम संभावना है। और यह बात सिर्फ केवल उत्पाद बनाने के बारे में नहीं है, अपनी जो गुणवत्ता है उसे भी मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि अच्छी गुणवत्ता वाला कच्चा माल हो, जिसके द्वारा ही एक जो फिनिश्ड आइटम हमारा वो भी अच्छी गुणवत्ता वाला ही बनेगा। इसके लिए कुशल कारीगर और कुशल मशीनरी की भी आवश्यकता होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में हस्तशिल्प और हथकरघा रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं उनकी मांग बढ़ी है। तो इससे क्या हुआ है कि इसमें जो शामिल लोग हैं उनकी संख्या में भी वृद्धि हुई है, और इससे कई नए उपक्रमों को भी जन्म दिया है, जो विभिन्न स्तरों पर श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है। और इस फील्ड में जो ज्यादातर जो कार्य करने वाले लोग हैं वो महिलाएं हैं, या फिर महिलाएं छोटी छोटी इकाइयों के रूप में एसएचजी बना के या एनजीओज बना के कार्य कर रही हैं इस क्षेत्र में। तो ये जो उद्योग है हमारी महिलाओं को भी ज्यादा से ज्यादा काम दे रहा है। तो इसलिए जितने भी जो व्यवसाय हैं जो ऑलरेडी इस फील्ड में इन्वॉल्व है, उनको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इस ओर वो प्रेरित करें और इस क्षेत्र में उनको रोजगार प्रदान करें, जिससे सोशल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर उनका भी एम्पावरमेंट होगा। इसके अतिरिक्त अभी जो हस्तशिल्प है वो दुकानों पे बेचा जा रहा है या फिर मेलों में या सीधे निर्माता को बेचा जा रहा है। इसके अतिरिक्त आपको ये भी चाहिए कि आप इन्हें ईस्टे, ईबे जैसी वेबसाइट के माध्यम से भी आगे बेच सकें। आप स्थानीय किसान बाजार या शिल्प मेले में भी व्यक्तिगत रूप से जाके भी इन चीजों को आप बेच सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिनरेस्ट ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनके माध्यम से भी आपको उत्पादों को बेचने के अवसर मिलेंगे। और आप यदि आपके पास खुद कुछ शिल्प करने का समय है तो ईस्ट, ईबे जैसी साइटों के माध्यम से अपने उत्पादों को आपको खुद ही ऑनलाइन बेचना होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हथकरघा और हस्तशिल्प व्यवसायों को उनके उत्पादों को खरीद कर ही बचाया जा सकता है। यदि ज्यादा से ज्यादा उनकी बिक्री होगी तो उससे क्या होगा कि जो यदि उनकी मांग बढ़ेगी तो उनका उत्पादन भी बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस उद्योग की ओर आकर्षित होंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस तरह से हम इस उद्योग को बचा सकते हैं। तो हमें ये चाहिए कि यही एकमात्र तरीका है कि हमारा जो बुनाई सिलाई कला है जो पारंपरिक रूप से चली आ रही है भारत में, वो नष्ट ना हो, क्योंकि भारतीय जो हथकरघा है भारतीय संस्कृति और विरासत का अभिन्न अंग है। हालांकि इन दिनों ऐसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, परंतु यदि लोग इस विषय में अधिक से अधिक जागरूक होंगे तो इन उत्पादों को और इस व्यवसाय को बचाया जा सकता है। क्योंकि हथकरघा और हस्तशिल्प एक ऐसी परंपरा है जो पूरी इतिहास में कभी नहीं बदल सकती। इसी के साथ मैं अपनी इस व्याख्यान को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ कि आज का ये टॉपिक आपको उपयोगी लगा हो। धन्यवाद।